अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 16 मई और जुम्मे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम समातें थी। एक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़ेर समात थी, जो मिशाल यूसुफ़ज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की वकील हैं और उन्होंने इमरान खान से मिलने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी। उस पर तौहीन अदालत का केस चल रहा था। डिप्टी रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके ख़िलाफ़, जिसकी समात आज जस्टिस एजाज़ इसाक़ खान ने की, उस हवाले से भी कुछ पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ आज अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के केस की भी आज समात थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर ने आज जवाब जमा करवाने थे। हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम अब्बासी, जो ABN न्यूज़ से और बड़े लंबे अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बीट कर रहे हैं। आज तौहीन अदालत केस में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए सरदार एजाज़ इसाक़ खान ने, और उन्होंने ये कहा कि मैं एक मिसाल बनाना चाहता हूँ। और कुछ लोग ये समझते हैं कि सरदार एजाज़ इसाक़ खान को कानून का नहीं पता और आइन का नहीं पता। इब्राहिम अब्बासी उस वक्त कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि ये जो इख्तियारात की जंग है जजेस के दरमियान, इस जंग का नतीजा क्या होगा, और अगर रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ सरदार एजाज़ इसाक़ खान कोई फ़ैसला देते हैं, वो फ़ैसला क्या हो सकता है और उसका आगे असरात क्या होंगे। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज कमरा अदालत के अंदर आप मौजूद थे। सरदार एजाज़ इसाक़ खान ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि साथी लोग ये समझते हैं कि मुझे आइन और कानून का नहीं पता, तो बड़ा बरहमी का इजहार भी उन्होंने किया। और उन्होंने रजिस्ट्रार से ये भी पूछा कि आपको कितना अरसा हो गया काम करते, तो उन्होंने कहा मुझे 37 साल हो गए। तो क्या लगता है कि अगर वो इसमें कोई फ़ैसला देते हैं, वो फ़ैसला क्या हो सकता है और उसके असरात क्या होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये एक इक़्तिदार की जंग, आप इसको ये कह सकते, जिस तरह आपने कहा वो यकीनी तौर पे है, क्योंकि आप यहाँ पे इस तरह का माहौल बन चुका है कि एक जज दूसरे जज से महफूज नहीं है। उसके इख्तियारात जो भी हैं, सारे जजेस के इख्तियारात आइन और कानून के मुताबिक बराबर हैं, लेकिन जो उसकी जुडिशल पावर वो अपनी अदालत के अंदर इनिशिएट करता है या उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको उस चीज़ से ख़तरा है कि शायद मुझसे ये भी छीन ली जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3-4 जजेस के साथ ये वाक़े हो चुके हैं। पहला वाक़या जिस वक्त पेश आया वही जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब वाला था। वो केस बुनियादी तौर पे ये था कि मिशाल यूसुफ़ज़ई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो रहनुमा या कारकुन जो हैं, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई कि मैं वकील हूँ, मुझे इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। वहाँ पे जो डयाला जेल की तरफ से उनको नहीं मिलने दिया गया। उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का जो है वो आगाज़ कर दिया। इसी असना में जो डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो चीफ जस्टिस साहब के पास लगी वो दरख्वास्त कि इमरान खान साहब के जो लोग हैं उनको ये कहा जाए कि वो जो है वो सियासी बयानात ना दें या इस तरह की जो चीज़ें मीडिया को गुफ्तगू ना करें। ये पहली उनकी प्रोसेस। फिर साथ में CM जो है वो दी गई। उस CM ये कहा गया कि जो मुलाकात के मतलब जो दरख्वास्तें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन सारों को यकजा करके इसके अंदर लार्जर बेंच बना के इसके ऊपर फैसला दिया जाए, कोई डायरेक्शन दिया जाए, क्योंकि 2 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर पहले डायरेक्शन दे चुका है। लिहाजा जिसको उसके बढ़कर 3 रुकनी बेंच जिसको जो लार्जर बेंच देगा तो वो उसको ओवरकम कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब शामिल थे, जस्टिस रबाब तैर साहब शामिल थे, और जस्टिस मेरे ख्याल से आसफ़ साहब थे या जस्टिस आज़म खान साहब थे, ये मुझे जस्टिस आसफ़ साहब थे। ये तीनों बेंच में जो है वो बैठे, इन्होंने ये फैसला किया। तो कोई आधे पौने घंटे की समात भी नहीं हुई। वहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी कि जो पहले फैसले उसके ऊपर जो है अमल दरामद करेंगे। अब हुआ ये कि उसकी जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग थी उसकी जो इनिशिएट किया गया यहाँ पे बाबर उसके सरदार एजाज़ इसाक़ खान साहब की कोर्ट के अंदर, उस केस को जो है वो उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की। वहाँ पे जिस वक्त केस यहाँ से इनके पास जो केस था ये शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पे चीफ साहब के पास। यहाँ पे उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये तो केस मैं सुन रहा हूँ, ये तो मुमकिन ही ऐसे नहीं है कि वो, क्योंकि वो जो केस था मुलाकातों वाला, बुनियादी तौर पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग मुलाकात वाला केस जस्टिस सरदार साहब के पास लगना था, लेकिन वो डिवीज़न बेंच में जाके लग गया। ठीक है, वहाँ पे फिर जो उन्होंने रजिस्ट्रार को पूछा कि ये केस आपने मेरे कंसर्न के बगैर कैसे लगाया वहाँ पे। उसके बाद बाकायदा ये केस का आगाज़ हुआ। आज की जो समात हुई उसमें जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, क्योंकि गुज़िश्ता समात के ऊपर शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था। शोकाज़ नोटिस जारी करने के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से आज अदालत के सामने वो पेश हुए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक ऑर्डर दिया गया कि जो है वो डिवीज़न बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने इसको स्टे दे दिया इस प्रोसीडिंग के अंदर।
वहाँ पे जज साहब को जो है गुस्सा आया, उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक तो इंटरम आर्डर है, इसको आप इस तरह नहीं कर सकते। एक प्रेसिडेंट सेट किया जा चुका है या सेट है जिसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह है कि इंटरम आर्डर को आप जो उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो, क्यों इतना नहीं दे सकते हो। ख़ास तौर पर जिस वक्त कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आगाज़ कर दे कोई अदालत, उसको आप नहीं रोक सकते हो जब तक फैसला ना आ जाए, फाइनल डिसीजन ना आ जाए। फिर उनकी तरफ से कहा गया कि मैं एक आर्डर जारी करता हूँ, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, फिर मैं उसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ करता हूँ, वहाँ पे जो मैं आर्डर जारी करता हूँ उसको जो है वो जज साहब उड़ा के रख देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि मेरी इस अदालत की क्रेडिबिलिटी कहाँ गई। मुझे तो मेरा कंसर्न तो ये है कि मेरी अदालत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़, जैसे वो फैसल सिद्दीकी साहब जो अदालती महामंद थे, उनकी तरफ से आज बड़ी मुदल्लल एक समझ के आप दलाइल दिए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर हाई कोर्ट जितनी भी हैं, उनके तमाम जजेस बराबर हैं, बराबर उनके पास अथॉरिटी है। चीफ़ जस्टिस के पास एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर उसके पास कुछ इख्तियारात मौजूद होते हैं। लेकिन ये आपका जो सारा सिस्टम जो है केसेस की फिक्सेशन का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को इसको देखती है। इसके ऊपर जुडिशल आर्डर अगर आ जाए तो फिर जुडिशल आर्डर को प्रायोरिटी दी जाती है आपके एडमिनिस्ट्रेटर आर्डर के ऊपर। ये एक प्रेसिडेंट सेट भी है, बाकायदा ये बात भी की जाती है। उसके इसी हवाले से जैसे बाबर सत्तार साहब की तरफ की एक ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि जो आपकी हाई कोर्ट का जज है, उसके ऊपर जो है वो डिवीजन बेंच एक फोरम है, वो उसकी सुपीरियर कोर्ट नहीं है, वो एक फोरम है, वहाँ पे आप जाके अपील देखते हो वो। लेकिन अगर आपने किसी जज को काम से रोकना है किसी को, वो आप जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट से। वो सारी चीज़ें जो है वो हुई। आज फिर अदालत की तरफ से ये मज़ीद कहा गया रजिस्ट्रार को कि मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आइंदा इस तरह का मामला ना हो, इस वजह से मैं उसका रास्ता बंद करने के लिए एक जजमेंट लिखूंगा। लेकिन आपने इस मामले को जाके डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया। मुझे ये बताएं, क्या आपके सर पर किसने बंदूक रखी थी, किसने आपको कहा था कि ये आप जाके चैलेंज करें? उसके बाद जो मुतलका मेरे ब्रदर जजेज़ हैं, उन्होंने अपनी जजमेंट में ये चीज़ लिखी। इस तरह महसूस होता है कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ ख़ान को आइन और कानून का नहीं पता। ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक़ ख़ान की कोर्ट नंबर 5 है, ये अदालत नंबर 5 है, और मैं इस केस को सुनूंगा। उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को बाकायदा मेंशन करते हुए कहा, आप ये बात सुने, मैं इस केस को सुनूंगा, इसके ऊपर मैं जजमेंट लिखूंगा, ताकि मुस्तकबिल में इस ऐसे मामले का रास्ता रोका जा सके। और अगर मैं अकेला भी इस कोर्ट में बैठा हूँगा तब भी मैं इसके ऊपर जो है वो जजमेंट जो है वो लिखूँगा। वहाँ पे जो है फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से कहा गया कि अगर पहली दफ़ा ये मामला जो है अदालत का हुक्म ना माना गया होता तो फिर देखा जा सकता था, लेकिन इस तरह का मामला दूसरी दफ़ा हुआ है, लिहाजा अब आपका माय लॉर्ड, इट्स आपका ये जो है वो बिल्कुल प्रेसिडेंट तो अदालत भी कह रही है, ये आपका इख्तियार है कि आप अब इसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर तौहीन अदालत में अदालत कोई कार्रवाई करती है रजिस्ट्रार के खिलाफ या एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ, वो कार्रवाई क्या हो सकती है, और उस कार्रवाई होने के बाद क्या असरात आपको लगते हैं? देखिए, तौहीन अदालत की दरख्वास्त 6 माह कैद होती है, मैक्सिमम 6 माह कैद की सज़ा होती है। अब जिस वक्त इसके ऊपर जजमेंट आएगी, इसके ऊपर सारा बाकायदा ऑर्डर आएगा, वो ऑटोमेटिकली जाके डिवीजन बेंच में चैलेंज हो जाएगा, बॉस बैठे हुए हैं वो ख़त्म कर देंगे। इसके असरात क्या होंगे? असरात क्या होंगे? एक असर पड़ेगा। अगर जो स्टाफ है उसको, अब स्टाफ के अंदर तो स्टाफ के सारे कान, सब के कान खड़े हैं कि कोई अगर इस तरह का मामला हो गया अदालत में हमें जाके धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो मोहसिन कैनी साहब की अदालत में भी जाते हैं, ये रजिस्ट्रार साहब जो हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में भी जाते हैं, ये सरदार एजाज इसहाक़ ख़ान साहब की अदालत में भी जाते हैं। मुमकिन तौर पर 37 साल हो गए उनको यहाँ पर काम करते हुए, शायद जो वो अपनी कोशिश करें कि अपनी ड्यूटी चेंज करवा लें। अच्छा, आखिरी चीज़ ये बताइएगा कि आप एक लंबे अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर कर रहे हैं, ये जो सारे मसाइल हैं ये शुरू कैसे हुए और कब हुए? इससे पहले तो हमने कभी नहीं सुना कि इस तरह के मसाइल हों। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर जहाँ मसाइल जो हैं वो आपको होते हैं, लेकिन वो अदालती के अंदर सेटल हो जाते हैं। जजेज़ के अंदर इख्तलाफात मौजूद होते हैं हर जगह। वो जिस वक्त आमिर फ़ारूक साहब थे उस वक्त भी जजेज़ के अंदर इख्तलाफात थे, कुछ जजेज़ जो हैं वो नाराज़ थे एक दूसरे से, फिर तीसरे जजेज़ ने आके उनके मामलात सेट करवाए। कुछ जज अभी तक भी कुछ उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन उनकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी इतने इख्तलाफात होने के बावजूद कि वो एक चाय के टेबल पर बैठ के बात कर सकते थे। लेकिन जब से नए जजेज़ 3 आए उसके बाद ये जजेज़ एक दूसरे पे मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक बात भी नहीं करते, मिलना जुलना भी नहीं है, आना जाना भी नहीं है।
और जिस वक्त ये 3 जजेज़ आए उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने ख़त लिखा अपने चीफ़ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस तरह की हरकत ना करें, ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़तरे में आप डालेंगे। मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने लाहौर हाई कोर्ट के जजेज़ को भी कहा था कि आप ना आए, आपके लिए मसाइल होंगे, हमारे लिए मसाइल होंगे, आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त वो आए वहाँ पे फिर आमिर फ़ारूक साहब का एक नया रूप सामने आया। आमिर फ़ारूक साहब ने सबसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी कमेटियाँ थी वहाँ से अपने सीनियर जजेज़ को निकाला, जूनियर जजेज़ को वहाँ पे एडजस्ट किया। उसके साथ साथ जाते जाते वो अपनी जो रिप्रेजेंटेशन थी जजेज़ की, जो सीनियरिटी लिस्ट थी, उसको रिफॉर्म करते हुए चले गए। वहाँ पे मोहसिन कैनी साहब का जो नंबर बनता था उस नंबर को उन्होंने मज़ीद नीचे कर दिया। जजेज़ की सारी सीनियरिटी लिस्ट को उन्होंने डैमेज किया या नुकसान पहुँचाया। उसके बाद जो है वो एक नया तनाज़ा वहाँ से जो है मेरी समझता हूँ शुरू हुआ, और सारे सबको पता है वहीं से शुरू हुआ कि अब तनाज़ा ये खड़ा हुआ कि हलफ लेना चाहिए था, हलफ नहीं लेना चाहिए था, या जो जजेज़ आए हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनेगी, उनके पास इख्तियारात क्या क्या होंगे, क्या सारा सिस्टम ये वहाँ से जो है वो डैमेज हुआ और ये नुकसान वहाँ से शुरू हुआ। आखिरी चीज़ ये बताइएगा कि तौहीन अदालत में अगर आपने कहा कि कार्रवाई होती है तो 6 माह कैद है, इसके अलावा क्या ट्रांसफ़र उनको किया जा सकता है किसी और जगह पे? कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? आइन तो आपका आइन के आर्टिकल 200 किसी के या बी के तहत तो आपने ट्रांसफ़र कर भी दिए। यहाँ से भी आप देखें, आपके सबसे पहले जिस जज को आपने ट्रांसफ़र करना है उसकी रजामंदी। अगर सरदार एजाज़ इसहाक़ खान रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तौहीन अदालत में एक तो 6 माह की कैद है, उसके अलावा उसके साथ साथ क्या वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जज साहब अपने ऑर्डर से इस तरह उनके पास ये चीज़ नहीं है कि वो अपने उनके पास दरख्वास्त या इस तरह का नहीं है कि वो उसको कहें कि आप यहाँ से काम करना छोड़ दें, ये चीज़ नहीं है। ठीक वो किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार बहुत तंग आ गए, 37 साल हो गए इस काम के अंदर, मेरी ड्यूटीज़ चेंज कर दें। लेकिन अगर अदालत कोई ऑर्डर जारी करेगी तो वो 6 माह कैद का ऑर्डर होगा। वो ज़ाहिर है तौहीन अदालत के ऊपर तो यही सज़ाएँ होती हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। ये बड़ा एक अहम केस है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जजेज़ के इख्तियारात का जो आपस का तनाज़ा है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलता था, मगर अब जब से जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, उसके बाद ये जो इख्तियारात की जो जंग है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ चीफ़ जस्टिस कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं और दूसरी तरफ वो 5 जजेज़ हैं जिन्होंने ख़त लिखा था। वो आज का जो समात थी वो बड़ी सख्त रिमार्क्स उन्होंने दिए है सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने। उनका जो बेसिक मसला ये है कि उन्होंने कहा कि अगर मैंने कोई ऑर्डर जारी किया, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद तौहीन अदालत जब मेरे पास केस चल रहा है तो वो फ़ैसला आने से पहले कैसे शिफ्ट हो सकता है, उस पे अगर मैं फ़ैसला देने से पहले वो शिफ्ट हो जाएगा और मेरे फ़ैसले नहीं माने जाएंगे तो मेरी अदालत की या मेरे अहकामात की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। इसी के साथ साथ आज आफ़िया सिद्दीकी का केस भी सरदार एजाज़ इसहाक़ खान के पास ही था और आज मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर की जानिब से जवाब जमा करवाना था। तो जिस पे इमरान शफ़ीक जो आफ़िया सिद्दीकी के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने जितने भी इक़दाम किए, जो भी काम किए, वो अदालती अहकामात आने के बाद किए। हालांकि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी आफ़िया सिद्दीकी का ये हक़ था कि ये सारे काम हुकूमत पाकिस्तान अदालती अहकामात के बावजूद करती, उनके अदालती अहकामात से पहले करती, मगर बदकिस्मती से जो भी काम किया गया वो अदालती अहकामात आने के बाद किया गया। अब देखना यह है कि आइंदा समात पे आफ़िया सिद्दीकी का केस का रुख किस तरफ जाता है और तौहीन अदालत का जो ये केस चल रहा है, क्या तौहीन अदालत में सज़ा होगी। इसमें 6 माह की सज़ा कैद की हो सकती है और अगर वो सज़ा होती है तो डेफिनेटली सरदार एजाज़ इसहाक़ खान अगर कोई उसमें फ़ैसला देते हैं तो वो डिवीज़न बेंच में चैलेंज हो जाएगा। मगर एक चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये सेट हो जाएगी कि उनमें उनके जहनों में ये ख्याल आएगा कि अगर हम दोबारा इस तरह की कोई प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अब देखना ये है कि क्या सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब इस केस में कोई फ़ैसला देते हैं या नहीं देते।